साथियों, ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट सॉल्व पेपर दिसंबर 2018 का द्वितीय प्रश्न पत्र हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न हैं और ये प्रश्न पत्र हमारे जो है जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा और टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। डेविड ईस्टर ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की है। तो वो 4 प्रकार कौन से हैं? व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन और संप्रेषण और सूचना संबंधी मांगे। स्वतंत्र भारत का ऐसा पहला राज्य कौन सा था जिसमें जोड़ तोड़ और दल बदल के बाद सरकार बनी थी? तो साथियों, जोड़ तोड़ और जो है दल बदल की सरकार सबसे पहले पेप्सू राज्यों में बनी थी। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को एक या अधिक राज्यों का राज्यपाल या संघ राज्य क्षेत्रों का उपराज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो साथियों, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित किया गया है। तो यह बिल्कुल सही है। राज्यों का संघ शब्द का उपयोग उपराष्ट्रवाद की भावना को दिखाने और देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने के लिए किया गया था। और आर भी सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ए विकल्प हमारा सही है। सीरियाई सिविल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीरियाई सेना के लिए हिजबुल्लाह के समर्थन के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में पुनः हस्तक्षेप किया। तो यह सही नहीं है। 2013 में दमास्कस में हुए सशस्त्र गैस हमले के पश्चात संयुक्त राष्ट्र ने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने के लिए मतदान किया था। तो यह बिल्कुल सही है। हीगल के राज्य सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित विशेषता में से कौन सा सही है? तो आइए देखें। ये जो है राज्य एक महासंस्थान है, यह सही है। यह ईश्वर का पृथ्वी पर गति है, यह भी सही है। यह अपने आप में साध्य, यह भी सही है। यह किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्योंकि स्वयं नैतिकता का सृजन करता है। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो चारों विकल्प बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कि यह किसका दृढ़ विश्वास था कि आवधिक व्यक्ति समुदाय में सुधार आवश्यक है क्योंकि उदारीकरण एक आत्मविध्वंसक सिद्धांत है? तो उपयुक्त कथन जो है एम बाल्जर का है और एम बाल्जर एक समुदायवादी विचारक हैं। किसने कहा था हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ बुद्धिमत्ता से पेश आना चाहिए? हमें भारत को सहयोग देने के लिए कड़ा परिश्रम सतत रूप से करने की आवश्यकता है। हालांकि हम पाकिस्तान में अपने मित्रों की पीछा भी नहीं करनी है। तो ये उपयुक्त जो कथन है ये कहा गया था अमेरिकी राजनीति विशारद कालीन पावेल का कथन है। निम्नलिखित में से निर्णय करने का आबद्ध तार्किकता मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ये हर्बर्ट साइमन का है। कथन और कारण है। संघवाद का सार संस्थागत या संवैधानिक संरचना में नहीं अपितु स्वयं समाज में ही है। तो ये जो कथन जो है कथन बिल्कुल सही है। गठबंधन सरकारें विजातीय समाज में सरकार का सर्वाधिक उपयुक्त हो के लिए उपयुक्त होते हैं। तो यह भी सही, लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। तो विकल्प बी सही है। रिक्त पूर्व प्री एम्पटीन रणनीति में के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रिक्त पूर्व जो है कौन सी रणनीति होती है? आइए देखते हैं। इसका पहला विकल्प, यह रणनीति युद्ध रोकने के लिए तैयार की गई थी, यह सही है। यह रणनीति किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती, यह भी सही है। यह रणनीति दुर्जन शासन से मिलने वाली धमकी से संबंधित, यह भी सही है। यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुकूल है, यह बिल्कुल गलत है।
रिक्तिपूर्व या प्रीएम्प्टिव रणनीति किसी संभावित आक्रामक के बलवती होने से पूर्व आक्रमण का अनुमोदन करती है, अर्थात किसी राष्ट्र को लगे कि उस पर किसी अन्य शक्ति से हमला संभव है तो उसे पहले ही हमला कर देना चाहिए। हालांकि यह रणनीति संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप नहीं है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है? तो ये कथन जो है हर्बर्ट मार्चिन का है। 1998 में पोखरण में भारत के परमाणु विस्फोटों के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया हुई थी? तो अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के परमाणु परीक्षणों की भर्त्सना की थी। तो यह बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने परमाणु विस्फोटों की भर्त्सना करते हुए संकल्प पारित किया था। तो यह भी बिल्कुल सही है। और अमेरिका तथा उसके सामरिक हथियार सहयोगी ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। तो यह भी बिल्कुल सही है। अमेरिका के दबाव के बाद भारत अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत जो है अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर के लिए सहमत नहीं हुआ है। कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण के करने के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी समिति की सहायता नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है? तो इसमें जो है आप देखना है, तो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति की सहायता जो है कायक द्वारा की जाती है। रूसों की समान इच्छा का अर्थ है, तो रूसों की समान इच्छा का अर्थ है यथार्थ इच्छा। जॉन रॉस की बेल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा का आसन निम्नलिखित में से क्या नहीं है? तो जो जॉन रॉस है उसकी जो धारणा बेल्स ऑफ इग्नोरेंस या अज्ञानता का पर्दा की धारणा के संबंध में क्या है? कोई समाज में अपना स्थान नहीं जानता, ये सही है। कोई अपनी वर्ग स्थिर अथवा सामाजिक दर्जा नहीं जानता, यह भी सही है। कोई प्राकृतिक संपदाओं के वितरण में अपना भविष्य नहीं जानता, यह भी सही। दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं, यह गलत है। जॉन रॉस 1921 से 2002 20वीं शताब्दी के महान नैतिक विचारक व अमेरिकी उदारवादी दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए बिल ऑफ इग्नोरेंस की धारणा विकसित की। हालांकि इसका आशय ये नहीं है कि दल उनके अच्छे की अवधारणा जानते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो आइए देखते हैं। स्विट्जरलैंड के फेडरल काउंसिल पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ये गलत है। अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं, यह सही है। और भारत के उपराष्ट्रपति ने भारतीय संसद को एक बार संदेश भेजा है, तो यह भी गलत है। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री सिविल सेवाओं सरकारी एजेंसियों के प्रचालन की निगरानी करते, तो यह सही है। तो विकल्प ए और डी आपका सही है। तो आंसर नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित घटनाक्रमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले घटना हुई थी न्यूरम्बर्ग और टोक्यो ट्रायल 1945 से 48। ईरान में इस्लामी क्रांति 1978 से 79। गोरबाचोव को CPSU का महासचिव नियुक्त किया जाने 1985। औपचारिक रूप से शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी CSE की बैठक 1992। निम्नलिखित में से किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो जो पाल एच एप्लबी थे, तो उन्होंने जो है कायक के पद को जो है समाप्त करने का सुझाव दिया था। एप्लबी कायक की कार्यप्रणाली के कड़े आलोचक रहे हैं और ये अमेरिकी लोक प्रशासनिक चिंतक हैं। पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर आंका जा सकता है, वो कौन से स्तर हैं? तो वो सबसे पहले स्तर हैं राजनीतिक व्यवस्था स्तर और प्रक्रिया स्तर और नीति स्तर। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति अथवा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों है? तो ये कथन है आपका डेविड ईस्टन का। और डेविड ईस्टन व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद दोनों के जनक हैं। अमेरिका में
दी बिल ऑफ राइट्स अपने पहले 10 संशोधन में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित बातों इसमें जो है सम्मिलित है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी सम्मिलित हैं। पहले सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, यही इसके अंतर्गत सम्मिलित है। विकल्प ए बिल्कुल सही है। जनवरी 2002 में निम्नलिखित में से किन देशों को अमेरिकन राष्ट्रपति द्वारा दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया? तो साथियों ये थे उत्तरी कोरिया, ईरान तथा इराक। 2002 में जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो है द्वारा इन्हें जॉर्ज बुश जूनियर द्वारा इन्हें दुष्टता की धुरी के रूप में वर्णित किया गया है। विकास प्रशासन के संबंध में कौन सा सही है? तो यह परिवर्तनोन्मुखी है, सही है। और इसका उद्देश्य सरल है, ये सही नहीं है। यह गतिशील एवं लचीला है, यह भी सही है। यह नए लक्ष्यों कार्यों से संबंधित है, तो यह भी सही है। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिकी सीनेट में राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति है, तो ये कथन सही है। दूसरा है कि कॉमन सभा में राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियाँ हैं, तो यह भी सही है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा विधायी संबंध शक्तियों के फैलाव पर आधारित है, गलत है। अमेरिकन राष्ट्रपति कॉमन सभा को भंग कर सकता है, तो यह भी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अमेरिका की थामने की नीति के संबंध में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो इसमें है थामने के इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कूटनीति तथा सैन्य हस्तक्षेप का भी उपयोग किया गया, सही है। इस नीति का उद्देश्य जो है पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव को रोकना था, तो यह गलत है। क्योंकि जो थामने की जो नीति का विकास जो है राष्ट्रपति आइजनहावर के समय में हुआ था। इस नीति का उद्देश्य पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ को रोकना नहीं, अपितु जो है क्षेत्र में कार्रवाई की दृष्टि से अत्यंत ये व्यापक था। ये नीति का लक्ष्य सोवियत प्रभाव को थामना था, सही है। अमेरिका ने विदेशी सहायता का उपयोग थामने के साधन के रूप में किया था, तो यह भी सही है। आर्मड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो आइए देखते हैं। सभी राजनीतिक संस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं, सही है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं समान प्रकार नहीं करती हैं, तो यह गलत है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं बहुप्रक्रियात्मक नहीं होती, यह भी गलत है। सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में विस्तृत व्यवस्थाएं, यह भी सही है। इसमें जो है आपका सूची ए का सूची 2 से मिलाना है। लेकिन ये प्रश्न जो है आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया है, तो इसको रहने दीजिए। पंचायत को पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं। पंचायत की पदावधि इसके निर्वाचित होने की तारीख से 5 वर्षों तक की होनी चाहिए, तो ये गलत है। पंचायत की तिथि यदि यह पहले भंग हो जाती तो चुनाव इसके भंग होने के 6 महीने के भीतर होने चाहिए, सही है। समय से पूर्व भंग होने पश्चात गठित किसी पंचायत को नए सिरे से 5 वर्षों का कार्यकाल दिया जाएगा, तो यह गलत है। यदि किसी पंचायत की पदावधि 6 माह से कम की है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, यह सही है। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है, आइए देखते हैं। आमात्य का जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में इसकी तुलना आँखों से की गई थी। सुहृद की जो है कान से की गई थी। दुर्ग की भुजाओं से और कोश जो है मुख से इसकी तुलना की गई थी। अंबेडकर की निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले उनकी जो रचना थी हु आर द शुद्राज एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1946। हु आर द शुद्रास 1946। एनहिलेशन ऑफ कास्ट 1936। हु आर द शूद्रास 1946। द अनटचेबल्स 1948। द बुद्धा एंड हिज धर्म 1956।
निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा के बारे में प्लेटो द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषताएं हैं? तो आइए देखते हैं। यह सामाजिक सदाचार और सत्य की अनुभूति का एक साधन है, सही है। बचपन से लेकर 6 वर्ष की उम्र तक प्राथमिक शिक्षा आरंभ होती है, यह सही है। सार्वजनिक शिक्षा 20 वर्ष की उम्र में होती है, यह सही। 30 वर्ष की उम्र में दूसरी चयन परीक्षा होती है, तो यह भी सही है। सद्दाम हुसैन के शासनकाल के दौरान परमाणु हथियारों का पता लगाने के लिए इराक के स्थानों की जांच के करने के लिए बनाई गई संयुक्त राष्ट्र समिति का सभापति कौन था? तो उसके जो सभापति थे वो हेंस ब्लिक्स थे। ग्रामसी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिविल सोसाइटी का गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता। सिविल सोसाइटी आमतौर से निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है। और सिविल सोसाइटी और राजनीतिक सोसाइटी शब्द हीगल ने दिया था। तो इसमें जो है साथियों जो विकल्प सही है पहला, तीसरा और चौथा। पहला यानी कि सिविल सोसाइटी की गहन समझ के बिना राज्य को नहीं समझा जा सकता, ये सही है। आधिपत्य के लिए सिविल सोसाइटी में संघर्ष होता है, यह भी सही है। और जो है चौथा भी सही। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों का भाग नहीं था? तो इसमें अत्यधिक गरीबी और भूखोन्मूलन था, पर्यावरणीय संपोषण सुनिश्चित करना यह भी था, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना यह भी था, विकासात्मक सहायता के लिए समृद्ध राष्ट्रों द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के 2% भाग का योगदान, ये इसमें सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यायोजन की अवधारणा को संगठनात्मक यानी प्रशासनिक सिद्धांत का मिथक मात्र कहा है? तो ये कहा है MP फॉलेट ने। निम्नलिखित में से किस देश को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता। तो ये आपके है स्विट्जरलैंड और USA। तो इसका पहला विकल्प है स्विट्जरलैंड और USA इसका है। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? तो साथियों इसमें इतिहासवाद उत्तरदायी है, प्रत्यक्षवाद, नैतिक सापेक्षवाद और अति तथ्यवाद, ये सभी चारों विकल्प जो है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विषय में उत्तरदायी हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक संस्कृति की प्रवर्ती एसी फाइनर द्वारा सुझाया गया है? तो ये सुझाया गया है परिपक्व राजनीतिक संस्कृति, विकसित राजनीतिक संस्कृति तथा निम्न राजनीतिक संस्कृति। ये जो है ये 3 क्रम जो है एसी फाइनर द्वारा बताए गए हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार। मौलिक अधिकार राज्य के कृत्यों को सीमित करता है, नीति निर्देशक राज्य को कुछ कार्य करने का अनुदेश देता है, तो यह बिल्कुल सही है। यदि नीति निषेधता न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, तो कुछ नीति निषेध तत्व है, बाकी नीति निषेध न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। यदि संविधान के भाग 4 में उद्धृत किसी निर्देशक सिद्धांत को लागू करने के लिए कोई कानून बनाया गया तो यह अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिकता से प्रतिरक्षित होगा, सही है। निर्देशक सिद्धांतों को विधानसभा द्वारा लागू करना होता है, तो यह भी सही है। तो विकल्प आपका बी सही है, 1, 3 और 4। सूची ए को सूची डी से मिलाना है, ये देखते हैं। SP हटिंगटन ये राजनीतिक पतन से संबंधित है। RA डहल बहुतंत्रीय लोकतंत्र से संबंधित है। केनेथ बॉल्डिंग राजनीतिक अनुरूपण से संबंधित। फर्नेडो H कार्डोसो संबंधित निकास निर्भरता सिद्धांत से संबंधित हैं। संविधान कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी प्राधिकरण भारत के उच्चतम न्यायालय की सहायता करेंगे? तो यह जो है कहता है अनुच्छेद 144। उपनिवेशी शासन में निम्नलिखित में से नौकरशाही का कौन सा प्रकार पाया जाता है? तो उपनिवेशी शासन में जो है शासकीय नौकरशाही पाया जाता है। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एथेंस का नागरिक बनने की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं? तो आइए देखते हैं।
किसी विशेष स्थान का निवासी ये नहीं है। वाद्य चलाने और परिवादी बनने का अधिकार नहीं। वे जो मताधिकार से वंचित देश निर्वासित वे भी नहीं। किसी नागरिक के वंशज, ये सभी जो है विशेषताएं आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारी के प्रकार, फ्यूल है प्रबंधन के सिद्धांत, गुलिक है संगठन के आधार और टैरी है प्रत्यायोजन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उनका विचार था कि आत्मनिर्णय तथा राज्य का दर्जा प्रदान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो यह प्रश्न अधूरा है, क्योंकि इसमें कहीं कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि ये बात किसके लिए कहा जा रही है। तो ये आंसर तो आयोग ने, एनटीए ने हालांकि ए माना था, लेकिन किसके संबंध में बात कही जा रही है ये क्लियर नहीं हो रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एल्टन मेयो, ये आपके मानव सिद्धांत से संबंधित। हेनरी फोर्ड, संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत। निकोलस हेनरी, नवलोक प्रबंधन। और F.W. टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध से। ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा किसने की थी? तो फुलटन कमेटी ने जो है ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिए जो है यूनिफाइड ग्रेडिंग स्ट्रक्चर की अनुशंसा की थी। और फुलटन कमेटी रिपोर्ट 1968 में आई थी। आदर्शवाद उदारवाद के साथ सहविस्तृत है, कौन सा कथन सही नहीं है? आदर्शवादी विभागम में नैतिक मूल्यों की भूमिका पर बल दिया जाता है। आदर्शवादी विभागम का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार करना है। आदर्शवाद अनिवार्यतः उदार अंतर्राष्ट्रीयता का एक परिवर्ती है। तो विकल्प ए आप बिल्कुल सही नहीं है कि आदर्शवाद उदारवाद के साथ सहविस्तृत है, तो ये सही नहीं है। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय को प्राप्त अत्यधिक शक्तियों और सीमित जवाबदेही के कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी? तो प्रताप बी मेहता ने जो है उच्चतम न्यायालय की आलोचना की थी। प्रसिद्ध भारतीय अकादमिशियन प्रताप भानु मेहता, और ये जो 1967 में इनका जन्म, ने उच्चतम न्यायालय को अत्यधिक शक्तियाँ और सीमित जवाबदेही कारण गहन विरोधाभासपूर्ण संस्थान कहकर इसकी आलोचना की थी। कथन और कारण है, आजकल अधिकांश विधायिकाएं कानून नहीं बनाती बल्कि अन्यत्र बने कानूनों को औपचारिक रूप से अनुमोदन करती हैं, और ये कथन बिल्कुल सही है। कारण विधायिका राज्य का विधि निर्मात्री निकाय है, तो यह भी सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं है। निम्नलिखित में से किसने आधुनिक लोकतंत्र का वर्णन बहुतंत्र के रूप में किया है? तो साथियों, ये जो बहुतंत्र के रूप में किया है तो रॉबर्ट डेहल ने किया है। थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारण के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? तो उन्होंने जो है प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर किया था। मैककुलोज बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्चतम न्यायालय ने पहली बार किस सिद्धांत की स्थापना की? तो उन्होंने राज्यों पर संघीय शासन के उत्कृष्टता का सिद्धांत का स्थापना की थी। कथन और कारण है, आइए देखते हैं। गांधी जी के अनुसार प्रबुद्ध अराजकता का तात्पर्य उस समाज से जो राज्य के निग्रह बल के बिना कार्य करता है, तो ये सही है। व्यक्तियों को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होता है, यह भी सही है। और कथन कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में सरकारी आयोग ने निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश की थी? वह जीवन के किसी क्षेत्र में प्रतिष्ठित होना चाहिए, तो यह सिफारिश सरकारी आयोग ने की थी। वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, यह भी थी। वह तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए और राज्य व स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं होना चाहिए। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने सामान्यतः राजनीति, विशेषकर हालिया राजनीति में भाग न लिया हो। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य है? तो वैज्ञानिक प्रबंध का लक्ष्य होता है उच्चतर औद्योगिक दक्षता।
भारत पर पोखरण द्वितीय के उपरांत लगाए गए प्रतिबंधों को अमेरिका ने कब हटाया? तो इसको अमेरिका ने हटाया था अक्टूबर 2001 में 9/11 हमले के बाद। निम्नलिखित में से किस देश में कोई व्यक्ति लोक सेवा में लगभग किसी भी स्तर पर लगभग किसी भी आयु में प्रवेश पा सकता है? तो ये विशेषता है संयुक्त राज्य अमेरिका की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मतदाताओं के जाली पंजीकरण, फोटो पहचान पत्र, मतगणना में देरी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, निर्वाचन के दौरान हिंसा, चरणबद्ध मतदान, अत्यधिक उम्मीदवार अभ्यर्थियों की जमानत राशि बढ़ाया जाना। निम्नलिखित में से कौन से घटक लोक सेवकों द्वारा प्रशासनिक नैतिकता के पालन में बाधक है? तो सबसे ज़्यादा बाधक है इसमें आपका उदासीनता, अंध नियम परकता, गुमनामी और नम्रता इसमें बाधक नहीं है। राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता हैं। तो साथियों जो राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता परिवार और सामाजिक वर्ग हैं। लेनिन की निम्नलिखित रचनाओं को इसके प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले लेनिन की जो कृति आई थी द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया 1899, व्हाट इज टू बी डन 1902, मटेरियलिज्म एंड इम्पेरियो क्रिटिसिज्म 1909, सोशलिज्म एंड वार 1915। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया था? तो साथियों मोरारजी देसाई ने जो है विशुद्ध गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो CTBT संधि आपकी 1996 में आई थी और ABM संधि 1972 में आई थी, स्टार्ट फर्स्ट 1991 में आई थी और शॉर्ट 2002 में आई थी। किसने कहा संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? तो ये प्रसिद्ध कथन थॉमस पेन का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए चंद्रशेखर ये राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी से संबंधित है। देवगौड़ा संयुक्त मोर्चा से संबंधित, अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से, मनमोहन सिंह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन से संबंधित थे। MN राय का समेकित वैज्ञानिक मानववाद अन्य किस रूप में जाना जाता है? तो ये नव मानववाद के रूप में जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। हिंदू राष्ट्रवादी तो ये स्वदेशी लोकतांत्रिक परंपराओं की उपेक्षा करते हुए पश्चिमी लोकतंत्र का आधुनिकीकरण। गांधीवादी प्रत्यक्ष और स्थानीय लोकतंत्र के लिए सीमित स्थान। माँ के एक छलावा है क्योंकि यह प्रभावशाली हितों की शक्तियों और विशेषाधिकारों को बनाए रखता है, ये आलोचना है। उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सफल नहीं हुआ। तो ये जो है इन विचारधाराओं की आलोचनाएं हैं। हेनरी फेयोल ने प्रशासन के निम्नलिखित प्रकारों को उल्लेख किया, इसका सही क्रम किया। तो साथियों जो हेनरी फेयोल ने है उसने जो है 5 सिद्धांत इसको पोकोक कहा था। पोकोक ट्रिपल सी। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कमांड, कमांड के बाद आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के बाद कंट्रोल। राज्यों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा समूह ऐसा है जिसने 16वीं लोकसभा में भाजपा ने सभी सीटें जीती थी? तो आइए देखते हैं किस में जीता था इन्होंने जीता था 2014 में भाजपा ने राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ल्यूक द्वारा वर्णित शक्ति के 3 रूपों में कौन से सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। तो जो ल्यूक द्वारा सम्मिलित है वो निर्णय निर्माण है, विचार नियंत्रण है, क्षमता अभिवर्धन है, लेकिन कार्यसूची तय करना इसमें संबंधित नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण को राज्य से हटाकर समवर्ती सूची में किया गया था? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने सर्वप्रथम महाशक्ति यानी सुपर पावर शब्द का प्रयोग किया था? तो सर्वप्रथम सुपर पावर शब्द का प्रयोग विलियम फॉक्स ने किया था। मौलिक कर्तव्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों आइए देखते हैं। सही नहीं है, सॉरी। मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 का भाग 4 का हमेशा में सही है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 संविधान में अंतः
स्थापित किए गए हैं और मौलिक कर्तव्य भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को पूरे करने होंगे, तो यह सही है। तो यह सही नहीं है। और पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही नहीं। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा जोड़ा गया, तो यह भी गलत है। पीवी नरसिम्हा राव ने लुक ईस्ट पॉलिसी को पहली बार कब प्रस्तुत किया था? तो उन्होंने इससे जो है लुक ईस्ट पॉलिसी को सितंबर 1994 में अपने व्याख्यान जो कि उन्होंने सिंगापुर में दिया था उसके द्वारा इन्होंने प्रस्तुत किया था। यहाँ पे कुछ जो है समाचार पत्र है और उनके मुख्य संपादक: द हिंदू एन रवि, द टाइम्स ऑफ इंडिया जयदीप बोस, द हिंदुस्तान टाइम्स सुकुमार रंगनाथन, द इंडियन एक्सप्रेसवे राजकमल झा। और यहाँ पे जो है ऑरेंज लिजफर्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार है। तो उन्होंने जो 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था बताई: सहमत जन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था, समायोजनशील दलीय व्यवस्था। कथन तथा कारण है, आइए देखते हैं। भारत में अभिजात वर्ग द्वारा लोकतंत्र पहले ही प्रदान किया जा चुका था, परंतु अभिजात वर्ग ने दशकों तक शक्ति पर एकाधिकार बनाए रखा, तो यह कथन बिल्कुल सही है। अब क्रांति मतदान केंद्र के माध्यम से होती है, तो यह भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो आइए देखते हैं। इतिहास की संपूर्ण सामूहिक घटनाओं का निर्धारण आर्थिक स्थितियों द्वारा होता, सही है। उत्पादन सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय कार्यकलाप है, यह भी सही। व्यक्ति अकेले की तुलना में संघ में रहकर अधिक उत्पादन करता है, यह भी सही। धर्म जनता की अफीम है, यह भी सही है। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों के पुनरुद्धार के संबंध में निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो इसके पुनरुद्धार के लिए LM सिंघवी समिति को नियुक्त किया गया था 1986 में। निम्नलिखित में से किसने मोहनदास करमचंद गांधी के आगमन के पूर्व राष्ट्रवादी आंदोलन को आम लोगों के उलट विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व प्रदान करने आंदोलन के रूप में वर्णित किया था? तो ये थे आपके रविंदर कुमार। निम्नलिखित में किसने स्वरक्षा अधिकारों के प्रवर्तन, क्षति के लिए मुआवजा मांगना तथा गलत करने वालों को दंड देने को न्यायोचित युद्ध का कारण माना था? तो ये माना था ह्यूगो ग्रोशस ने। ल्यूसियन पाइन ने उन संकटों की पहचान की जिन्हें तीसरी दुनिया के लिए नए राज्यों को राजनीतिक विकास हासिल करने में करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह नहीं है? तो देखिए, पहला है कि कौन से हैं: भागीदारी, प्रतिनिधित्व, भेदन, एकीकरण, वैधता और केंद्रीकरण है इसमें। और पहचान, भेदन, भागीदारी, विघटन, वितरण और आर्थिक अस्थिरता भी है। भेदन, वितरण, विघटन, केंद्रीकरण, नेतृत्व, शासन भी है। लेकिन इसमें से ये समूह नहीं है। कौन सा? पहचान, वैधता, भेदन, भागीदारी। तो एकीकरण इसमें नहीं आता है, तो इसलिए ये विकल्प इसी सम्मिलित नहीं है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं। जनरल्स वितरणात्मक न्याय, रॉबर्ट नजिक न्याय पात्रता के रूप में, माइकल वॉल्जर न्याय का सामुदायिकतावादी दृष्टिकोण, थॉमस पोगे वैश्विक न्याय। सूची लोकसभा अध्यक्ष को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना। तो सबसे पहले देखिए, इसमें एन संजीव रेड्डी हैं 1967 और 1977 से 1977। शिवराज बी पाटिल 1991 से 96। मोहन मनोहर जोशी 2002 से 2004। सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और इनसे संबंधित लेखक हैं। ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, ये रॉबर्ट मैकेंजी की है। पॉलिटिकल पार्टीज, रॉबर्ट मिशेल्स की। कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड इंट्रोडक्शन, जीन ब्लंडेल की है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्वेस्ट ऑफ थ्योरी, जेम्स ए बिल और रॉबर्ट एच हार्डग्रेव की रचना है। अभिजात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जेम्स बर्नर ने अभिजात का परिचालन की अवधारणा को प्रस्तुत किया था।
सी राइट मीन्स के त्रिशासक दल सत्ता समूह में राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रबंधकीय वर्ग सम्मिलित है। तो उपयुक्त दोनों कथन गलत हैं। जी मोस्का ने अभिजात की व्यक्तिगत विशेषताओं पर बल दिया। सही अभिजात सिद्धांत बहुलवाद का समर्थन करता है, तो यह गलत है। कर्नाइल ने बेंथम की उपयोगितावादी सिद्धांत को मूकर सिद्धांत कहा है, तो कथन बिल्कुल सही है। उनके अनुसार प्रसन्नता यानी हैप्पीनेस, आनंद यानी प्लेजर में बढ़कर, प्रसन्नता और आनंद में बढ़कर है, तो सही है। कथन कारणों की सही व्याख्या भी है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के उपरांत कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद एक संवैधानिक पद है, तो यह भी सही है। और कथन जो है कारण कथन की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब स्प्रिंग 2011 के पश्चात राजनीतिक हिंसा का साक्षी नहीं था? तो देखिए, मिस्र में हिंसा हुई थी, ट्यूनीशिया में हुई थी, लीबिया में हुई थी, लेकिन सऊदी अरब में हिंसा नहीं हुई थी। सूची एक और सूची दो से मिलाना है, तो देखिए पारिस्थितिक उपागम जो है फेड्रिक्स का है, तो इन्होंने अग्रिया इंडस्ट्रिया की बात कही थी। निर्णय निर्माण तथ्य मूल कथन है, नौकरशाही विधि तर्कपूर्ण है, समान व्यवस्था सिद्धांत नकारात्मक प्रतिसंभरण है, सही है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भौतिकी या रसायन की तरह प्रशासन भी सिद्धांतों से शासित होता था? तो उपयुक्त कथन कहा था गुलिक ने। इसमें सूची मिलाना है। मायरन बाइनर भारतीय विडंबना, रजनी कोठारी कांग्रेस व्यवस्था, सुहास सीकर परा कांग्रेस राज्य व्यवस्था, योगेंद्र यादव तृतीय लोकतांत्रिक आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो आइए देखते हैं। विधान परिषद को बजट पर संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया, तो ये विशेषता नहीं है। विधानसभा में निर्वाचित बहुमत का होना, सही है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिए गए, तो यह भी सही है। कथन और कारण दिए गए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया नहीं जा सकता है, तो एक गलत है। ये सही है, सॉरी, उसे निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, तो आर गलत है। यहाँ पे कुछ रचना है। 20 ईयर क्राइसिस EH कार की रचना है। द एनालिसिस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कार्ल ड्यूस की है। इम्पीरियलिज्म ए स्टडी J.A. हॉब्सन की है। न्यू कॉलोनिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इम्पीरियलिज्म ये क्वामे नक्रूमा की रचना है। निम्नलिखित में से किसने इस गैर उपयुक्तवादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया? कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं, तो ये जो है गुणात्मक जो है की बात जो है J.S. मिल ने कही थी। यह कथन किसका है कि किसी सिद्धांत पर विचार किसी ऐसे पूर्व चिंतित दुर्बोध सिद्धांत अथवा अवधारणा के आधार पर नहीं करना चाहिए जिसका वास्तविकता से कोई संबंध न हो। इसका उद्देश्य किसी सामूहिक दृश्य घटना में व्यवस्था कायम करना तथा उसे अर्थ प्रदान करना है, तो ये उपयुक्त जो कथन है हांस जे मार्गेनथाउ का है। और हांस जे मार्गेनथाउ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी दृष्टिकोण के प्रबल समर्थक हैं। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है, और यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। राजनीतिक आधुनिकीकरण एडवर्ड सिल्स, लोकतंत्र का निर्माण SM लिपसेट, राष्ट्र राज्य का प्रचालन टालकट पार्सन्स, प्रशासन और विधायी विकास J. रोनाल्ड पिनॉक। तो साथियों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हुआ। हमारा वीडियो कैसा लगा मैं अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।